दोस्तों द स्पीड की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल के दिन एक अवकाश रहा था मेरा, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कल कोई कक्षा संचालित नहीं कर पाया, ठीक है। तो देखिएगा, आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई कक्षा, जिसमें हम आपको त्रिभुज के जो आगे प्रॉपर्टी हैं उसके बारे में बताएंगे, सारी की जानकारी देंगे। और वह जानकारी क्या है तो हम बता दें, वह जानकारी है कोण, अर्धक, लंब केंद्र, लंब समद्विभाजक, ठीक है, और अंतः केंद्र, परिकेंद्र, अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना जो किस प्रकार से बताई जाती है, किस प्रकार से की जाती है, ये सारी आपको डिटेल बताएंगे, ठीक है। आप बहुत अच्छे से होंगे, इस उम्मीद के साथ मैं आपके साथ फिर उपस्थित हुआ हूँ, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लॉकडाउन का पूरा लाभ उठाते रहिए पढ़ाई में, ठीक है। आइए तो देखिएगा, हम सबसे पहले संचालक क्या बताएंगे आपको, हम आपको बताएंगे क्या। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कोण अर्धक क्या होता है। आइए, कोण अर्धक, एंगल बाइसेक्टर। तो कोण अर्धक की बात करें तो कोण अर्धक क्या है, समझिए ध्यान से, ठीक है। कोण अर्धक जब त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हम लंब डाल दें और कोण को दो बराबर भागों में बांट दे वो भुजा, तो वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाता है, वो कोण अर्धक कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। अगर हम कोई भी त्रिभुज ले लें, अगर समकोण त्रिभुज ले लें, समबाहु त्रिभुज ले लें, विषमबाहु त्रिभुज ले लें और समद्विबाहु त्रिभुज ले लें, तो तीनों में याद रखें हमेशा के लिए, तीनों में कोण अर्धक तो काम करेगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो जाएंगी। देखिए, अगर हम समबाहु की बात करें तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अगर हम शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दें तो ये कोण अगर पूरा एक्स का है तो x/2 ये बढ़ जाएगा, दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। सामने आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दें तो यहाँ देखिए, अगर ये y है तो पूरा y/2, y/2 मतलब आधा बढ़ जाएगा। अगर हम इससे सामने वाली भुजा पर लंब डाल दें और इसको हम z मान लें तो क्या बटेगा, z/2 में बटना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो देखिएगा, अगर हम शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दें किसी भी कंडीशन में तो वो हमेशा शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो देखिएगा, और जिस बिंदु पर वो मिलेगा तो वो क्या बोलेंगे, हम शीर्ष लंब केंद्र बोलेंगे आप, ठीक है। आप इसको लंब केंद्र बोल सकते हैं। ये यहाँ पर जब लंब काटेगा तो ये क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। इसकी प्रॉपर्टी हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, लिखते चलिए, समबाहु त्रिभुज में तीनों शीर्ष कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और समबाहु त्रिभुज में तीनों शीर्ष कोण, तीनों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ शीर्ष लंब भी बराबर होंगे, ठीक है, शीर्ष लंब भी बराबर होंगे। और जब ये शीर्ष लंब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डालेगा तो शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर 100 है तो 50 बढ़ जाएगा, अगर 40 है तो 20 में बढ़ जाएगा। हर एक कोण की बात ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो इसी प्रकार समद्विबाहु की बात करें तो समद्विबाहु में दो कोण बराबर, दो भुजाएं बराबर, तो दो शीर्ष लंब भी बराबर होंगे और दो शीर्ष केंद्र भी बराबर होंगे, याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो शीर्ष केंद्र क्या होता है, जब शीर्ष से हम सामने वाली भुजा पर लंब डाल लें और शीर्ष केंद्र जहां पर इंटरसेक्ट करें वो जब प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा, वही तो शीर्ष केंद्र कहलाएगा। अगर हम अर्धक कोण की बात करें, कोण अर्धक की बात करें तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डालेंगे लंब तो कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो क्या कहलाएगा, वो कोण अर्धक कहलाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में मात्र दो कोण अर्धक होंगे, क्योंकि एक तो क्या होगा, विषमबाहु हो जाएगा, मतलब दो समान हो जाएंगे, एक अलग से हो जाएगा विपरीत, तो क्या हो जाएगा वो, तो उसे हम बोलेंगे शीर्ष कोणों को दो बराबर भागों में नहीं बांटेगा। अगर विषमबाहु की बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज में तीनों शीर्ष कोण अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो देखिए, ठीक है, तो याद रखना, बात समझ में आ रही है। आइए, इसके बाद हम बात करें तो देखिएगा, शीर्ष केंद्र जो होता है वो समबाहु त्रिभुज में 3 होते हैं, ठीक है, बराबर बांटते हैं, ठीक है। सॉरी, माफ करिएगा, लंब केंद्र की बात कर रहे हैं हम, नहीं, अर्धक कोण की बात कर रहे हैं हम, माफ करिए, अर्धक कोण की बात कर रहे हैं। तो 3 अर्धक कोण होंगे, एक ये, ठीक है। 3 तो हर एक वृत्त में होंगे, हर एक त्रिभुज में होंगे, लेकिन समबाहु त्रिभुज में 3 समान प्रकार के कोण अर्धक हो जाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 अर्धक कोण हो जाएंगे समान, और विषमबाहु त्रिभुज में 3
असमान, 3 असमान अर्धक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, इसके बाद हम आगे बात करें तो देखिएगा आगे क्या है, देखिए दिखा देते हैं। तो देखिएगा आगे क्या होता है। अगर हम विषमबाहु की बात करें तो विषमबाहु में तीनों असमान होते, बता दिए थे हम। इसके बाद अगर हम अंतः केंद्र की बात करें तो देखिए अंतः केंद्र क्या होता है, देखिए हेडिंग डालिए अंतः केंद्र। अंतः केंद्र एक ऐसा केंद्र होता है जब शीर्ष केंद्रों का कटान बिंदु बन जाए तो क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र की बात करें तो इन सेंटर जिसे बोलते हैं हम अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कहाँ बनता है, याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, अंतः केंद्र जहां शीर्ष कोणों का कटान बिंदु मिलेगा, ठीक है, कोण अर्धक का कटान बिंदु मिलेगा, वहीं तो अंतः केंद्र कहलाएगा। अगर हम इस प्रकार से त्रिभुज बना दें और इस शीर्ष कोण से अगर हम सामने वाली भुजा पर लंब डालें, अगर हम सामने वाली भुजा पर लंब डाल दें तो याद रखिएगा क्या होगा, यहाँ से इस पर सामने वाली भुजा पर लंब डाल दें, इससे सामने वाली भुजा पर लंब डाल दें, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी तीनों लाइनें, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी तीनों लाइनें, तो वो क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र, मतलब इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर। और याद रखिएगा हमने बताया है अंतः केंद्र, वो अंतः केंद्र होता क्या है, तो अंतः केंद्र क्या है, अगर हम अर्धक कोणों को एक बिंदु पर मिला दें, तीनों अर्धक कोणों को अगर कटान बिंदु का है तो वही तो अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, अंतः केंद्र कहलाता है। समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, माध्यिका, कोण अर्धक, ये सब कैसे होते हैं, सबके सब एक बिंदु पर होते हैं। अगर समद्विबाहु की बात करें तो बाबू ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में एक संरेख होता है, और संरेख मतलब एक सीधी रेखा में होता है। अगर हम केंद्र की बात करें, अगर हम माध्यिका की बात करें, अगर हम लंब केंद्र की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा और हमेशा संरेख स्थिति में होंगे, मतलब माध्यिका यहाँ तो केंद्रक यहाँ तो अंतः केंद्र यहाँ तो शीर्ष कोण ऊपर होगा। इसी प्रकार विषमबाहु त्रिभुज की बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज में असररेख होते हैं। हम आपको प्रथम क्लास में बता चुके हैं कि असररेख क्या होती है चीज। ठीक है, असररेख क्या होता है, तो असररेख ध्यान दीजिएगा, असररेख वह स्थिति होती है जब एक सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में विद्यमान ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में हम बताए हैं अंतः केंद्र एक ही बिंदु पर होता है, केंद्रक एक बिंदु पर होता है, माध्यिका एक बिंदु पर होती है। ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज में संरेख होते हैं सारी, और विषमबाहु त्रिभुज में असंरेख होते हैं सारे। ठीक है, आइए इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद अंतः केंद्र के बाद क्या होता है, देखिए अंतः केंद्र के बाद क्या होता है। आइए यहाँ देखिएगा, हम कुछ बात बता दें आपको अंतः केंद्र से संबंधित। तो जब कोण अंतः केंद्र बनेगा, तो याद ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस प्रकार से कंडीशन होगी। पहली कंडीशन अगर हम बताएं तो देखिए, अगर ये त्रिभुज बना दिया है, तो अंतः केंद्र पर बना कोण शीर्ष पर बने कोण का 90 प्लस विपरीत अंश के आधा होगा। ठीक है, अंतः केंद्र पर बना कोण, ठीक है, विपरीत शीर्ष पर बने कोण का 90 प्लस विपरीत अंश का आधा होगा। आइए देखिए जी, अगर इस प्रकार से बना दिया गया है, ठीक है, ये अंतः केंद्र है, ध्यान देना मेरी बात। अगर हम A, B, C और इसको हम O मान लें, याद रखिएगा, अगर हम इसको O मान लें, ठीक है, और अगर हम इस कोण की बात करें तो ये कितना होगा। ठीक है, तो इस कोण की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस कोण की बात करें तो ये वाला कोण कितना होगा, तो हम कह सकते हैं BOC। देखिएगा, कोण BOC इधर लिख देते हैं, कोण BOC का मान निकालें 90 प्लस किसके बराबर होगा, कोण BAC/2, कोण BAC/2। यहां हम कह सकते हैं कोण A का आधा। 90 प्लस कोण A का आधा ये कोण होगा। अगर हम कहें ये 40 अंश का है, तो बताइए बाबू ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा। अगर हम बोले कि 40 अंश का है तो ये बता दीजिए कितना होगा, तो सीधे बोलेंगे आप 90 प्लस 20, ये कितना होगा, 70 अंश का होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम बताए हैं कि अगर इस कोण का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, 90 और 90 प्लस कोण A का आधा मतलब 20, सॉरी माफ करिएगा 110, कितना होगा 110। ठीक है, कितना होगा 110 अंश का कोण होगा, ये वाला BOC वाला। ये बात आप बहुत अच्छे से भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से भली भांति समझ गए होंगे। बात समझ में आई
क्लियर है? आइएगा इसके बाद अगर हम अंतः केंद्र के त्रिभुज पर देखें तो इनकी दूरियां कैसी होती हैं? सारी दूरियां बराबर होती हैं। अगर हम अंतः केंद्र खींच दें एक, चलिए अगर हम एक अंतः केंद्र खींच दें और अंतः केंद्र से हम, ठीक है, आइए डस्टर कहाँ गया भाई, अगर हम अंतः केंद्र खींच दें और अंतः केंद्र से सारी दूरियां कैसी होंगी? बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अंतः केंद्र से सारी दूरियां कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। डस्टर गायब हो गया। आइए ऐसे देख लेते हैं। अगर ये अंतः केंद्र है और ये त्रिभुज बना दिया है, देखिए अगर ये अंतः केंद्र है और ये त्रिभुज बना दिया है, अंतः केंद्र है, और अंतः केंद्र से अगर हम लंब डाल दें तो सारे लंब कैसे होंगे? बराबर स्थिति में हो जाएंगे। ठीक है, बराबर की स्थिति में हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए इस प्रकार से अगर हम मिला दें तो देखिए, अगर इसको हम इस प्रकार से मिला दें, इसको हम इस प्रकार से मिला दें तो ये सारे भुजाएं, सारे लंब होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। केंद्र से दूरी समान होगी, याद रखिएगा, शीर्ष से केंद्र की दूरी समान होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो शीर्ष से लंब से, भुजा पर जो लंब डलेगा उससे केंद्र की दूरी कैसे होगी? बराबर। उल्टा बोल गए हम, माफ करिएगा। देखिए ये वाली दूरी बराबर होगी ये वाली दूरियां। अगर हम भुजा पर लंब डाल दें तो केंद्र से, जो अंतः केंद्र से आपकी भुजा की दूरी होगी वो सारी तीनों के तीनों बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर इस दूरी की बात करें तो ये x है तो ये भी x होगा बाबू, और ये भी x होगा। तीनों केंद्र की दूरी, तीनों भुजा पर जो लंब डलेगा उसके केंद्र की दूरी कैसी होगी? हमेशा और हमेशा कैसी होगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है, हमेशा और हमेशा कैसी होगी? बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आइए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अगर हम समबाहु त्रिभुज में देखें तो केंद्रक, लंब केंद्र और माध्यिका, ठीक है, एक ही बिंदु पर होते बताए हैं हम। और समद्विबाहु त्रिभुज में सारे कैसे होते हैं? सररेख होते हैं। विषमबाहु में कैसे होते हैं? असररेख होते हैं। क्लियर है ना? चलिएगा और देखिएगा, किसी भी त्रिभुज में अंतः केंद्र कैसा होता है? वृत्त के अंदर हो जाता है। अगर हम किसी भी त्रिभुज की बात करें तो अंतः केंद्र, देखिएगा आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से अंतः केंद्र कहाँ पर है, तो देखिएगा अंतः केंद्र आपको दिख रहा होगा वृत्त के अंदर है। ठीक है, आइएगा इसके बाद देखें हम अंतः वृत्त की बात करें तो देखिएगा, लंब केंद्र से अगर, शीर्ष से अगर जो भुजाएं होती हैं उसको स्पर्श करता हुआ अगर हम एक वृत्त बना दें तो यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है बाबू आपका अंतः वृत्त कहलाता है। ठीक है, देखिए अंतः वृत्त की बात करें तो अंतः वृत्त क्या होता है? तो अंतः वृत्त एक ऐसा वृत्त होता है जो त्रिभुज के भुजाओं के अंदर स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना दिया जाए, जो भुजा के वृत्त के अंदर स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना दिया जाए तो वह वृत्त क्या कहलाता है? अंतः वृत्त कहलाता है। ठीक है, आइए, तो बहुत अच्छी बात है और इसको देखिएगा। ठीक है, तो जब हम वृत्त बनाएंगे अंदर इसके भुजाओं को स्पर्श करता हुआ तो इस प्रकार से कुछ बनेगा। देखिएगा आपको हम आपको पूरा दिखा देते हैं। पहले देखिए, इस प्रकार से वृत्त बना दिया और वृत्त के अंदर से अगर हम इसको स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना दें, इस प्रकार से स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना दें, देखिए ये इस प्रकार से बनेगा बाबू, इस प्रकार से बनेगा। और ये क्या कहलाएगा आपका? ये बाबू कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा अंतः वृत्त। ये अंतः वृत्त की आपकी कंडीशन हो गई। ठीक है, इस समय जब अंतः वृत्त है तो अंतः त्रिज्या निकल के आएगी, इन रेडियस निकल के आएगी। और अंतः त्रिज्या क्या होती है? तो हम बोलेंगे सर अंतः त्रिज्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अगर हम त्रिभुज के अर्ध परिमाप से भाग त्रिभुज के क्षेत्रफल में दे दें तो आपका अंतः त्रिज्या निकल के आ जाती है। क्लियर है? तो देखिए, ठीक है, देखिएगा यहां से अगर हम इसकी बात करें तो क्या है? केंद्रक, और केंद्र से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, कैसे होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अभी बताया मैंने, जब केंद्र से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो तीनों कैसे होंगे? बराबर हो जाएंगे। और बराबर होने के साथ साथ ये अंतः त्रिज्या का काम करेगा। और अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है r बराबर, स्मॉल r बराबर क्या होता है? अंतः त्रिज्या। तो लिखेंगे अंतः वृत्त है तो अंतः त्रिज्या हो जाएगी। अंतः त्रिज्या क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, हाफ पैरामीटर। क्लियर है? बात समझ में आ रही? सेमी पैरामीटर बोल सकते हैं आप। ठीक है, आइए इसके बाद अगर हम
अगर हम क्या कहें, अगर हम समद्विभाजक की बात करें, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर हम समद्विभाजक की बात करें, लंब समद्विभाजक, तो देखिए लंब समद्विभाजक क्या होता है। लंब समद्विभाजक एक ऐसी आकृति होती है, अगर लंबों का हम दो भागों में बांट दें तो लंब समद्विभाजक कहलाने लगता है। ठीक है, तो देखिएगा, यदि कोई सरल रेखा त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से होकर गुजरे और 90 से कोण बनाए, अगर कोई रेखा है त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से होकर गुजरे और 90 से कोण बनाए, तो क्या कहलाता है? लंब समद्विभाजक कहलाता है। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो देखिए अगर हम लंब को दो भागों में बांट दें, ठीक है, लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? अगर कोई लंब है, ये इस प्रकार से लंब है और इसको हम दो बराबर भागों में बांटें, कैसे बांटेंगे बताइए? अगर हम इसको दोबारा भागों में बांटें तो ऐसी प्रकार से इस प्रकार को बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार को बनाना पड़ेगा और यहाँ पर 90-90 डिग्री कोण बनेंगे। और जब 90-90 डिग्री कोण बनेगा तो कह सकते हैं आप त्रिभुज की भुजा पर स्थित एक सरल रेखा जो 90 डिग्री कोण बनाए, तो वहां पर क्या कहलाता है? समद्विभाजक कहलाता है, यह समद्विभाजक की रचना होती है। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक आप समझ गए होंगे। अगर भुजा पर लंब डाल दें उसको हम सरल रेखा पर और उसको 90 डिग्री पर कटा दें तो लंब समद्विभाजक का काम करेगा। ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज में लंब समद्विभाजक तीनों कैसे होते हैं? बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी कंडीशनें हैं, आप देखेंगे समान कहाँ होते हैं? समबाहु त्रिभुज में होते हैं और समबाहु त्रिभुज में सारी भुजा कैसी होती है? बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं, इसी कारण वह लंब समद्विभाजक भी बराबर होंगे। अगर समबाहु की बात हो रही थी अभी, अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो वहां दो कोण दो भुजा बराबर होती हैं और दो कोण दो भुजा बराबर होने के साथ साथ वहां दो लंब समद्विभाजक भी बराबर होंगे। अगर हम विषमबाहु त्रिभुज की बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज में सारी भुजा सारे कोण असमान होते हैं, इसी कारण आपका लंब समद्विभाजक सारा कैसा होता है? असमान होता है। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बात ध्यान दीजिएगा, समबाहु में तो शीर्ष से इसका केंद्र उठेगा, याद रखिएगा, लेकिन अगर ये क्या है? समबाहु त्रिभुज की आप फिगर दिख रहा है सामने, अगर हम समद्विबाहु की बात करें तो वहां शीर्ष से लंब कभी नहीं डलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये है आपका फिगर, ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर। अगर हम लंब समद्विभाजक की बात करें तो इस प्रकार से बटेगा, इस प्रकार से दो बराबर भागों में बटेगा, तो यहाँ 90-90 का कोण बनेगा, यहाँ पर इस प्रकार से फिगर बनेगा। तो समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज में कभी शीर्ष से लंब समद्विभाजक नहीं डलता, याद रखिएगा। मात्र समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डलेगा, ठीक है, शीर्ष से लंब समद्विभाजक होगा, लेकिन समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज में कभी शीर्ष से लंब नहीं गिरेगा और उसको दो बराबर भागों बांटेगा नहीं। अगर गिर भी गया गलती से, लेकिन दो बराबर भागों में नहीं बांटेगा, क्योंकि लंब समद्विभाजक का मतलब होता है शीर्ष से गिरना। ठीक है, लेकिन यह समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज में ऐसी कंडीशन अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो देखिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम परिकेंद्र की बात करें। ठीक है, अगर हम इस परिकेंद्र की बात करें, ठीक है, तो परिकेंद्र क्या होता है? अगर हम परिकेंद्र की बात करें तो परिकेंद्र देखिएगा, त्रिभुज के तीन लंब समद्विभाजक से अगर हम एक कटान बिंदु निकालें, लंब समद्विभाजक से अगर एक कटान बिंदु निकालें तो आपका परिकेंद्र की रचना होती है। ठीक है, तो आपकी क्या होती है? परिकेंद्र की रचना होती है। आइए दिखा देते हैं, ठीक, कैसे? अगर देखिएगा इस प्रकार से आपका फिगर दिखा दे हम, तो परिकेंद्र क्या बनेगा? आइए देख लीजिएगा, ये है आपका परिकेंद्र का फिगर, ये है आपका परिकेंद्र का फिगर। और परिकेंद्र कैसा बनेगा? अगर हम लंब समद्विभाजक निकालें तो लंब इस प्रकार से कटेगा, बताइए बाबू, इस प्रकार से कटेगा, यहाँ होगा, ये अब लंब समद्विभाजक है तो ये होगा बाबू परिकेंद्र। ठीक है, अगर ये परिकेंद्र हो गया तो याद रखिएगा, ये परिकेंद्र हो गया तो यहाँ 90-90 बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पर 90-90 बनेगा और 90-90 बनने के साथ साथ लंब दो बराबर भागों में बांटता है, लंब दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए सारी भुजा कैसे होंगी? बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी भुजा कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। आपको सामने फिगर दिख रहा होगा परिकेंद्र का, ठीक है, सामने फिगर आपको स्पष्ट रूप दिख रहा होगा परिकेंद्र का। ठीक है, परिकेंद्र का इस प्रकार से फिगर बनता है। अगर हम इस प्रकार से बना दें तो देखिएगा, अगर ये बिंदु O है, ये परिकेंद्र है, तो इस प्रकार से मिलाएंगे तो ये भी तो आपका परिकेंद्र है, बताइए बाबू, ये भी तो आपका परिकेंद्र है। ठीक है, ये भी आपका परिकेंद्र हो गया। अगर शीर्ष से हमने केंद्र पर अगर हम मिला दें तो वो भी परिकेंद्र का निर्माण करेंगी। ठीक है, तो वो भी क्या होगा? परिकेंद्र का निर्माण करेंगी। और किसी भुजा पर अगर परिकेंद्र है तो परिकेंद्र पर बना कोण शीर्ष बने कोण कैसा होगा? दोगुना हो जाएगा। ठीक है, आइए अगर हम इस कोण की बात करें, इस कोण की बात करें और इस कोण की बात करें, तो ये वाला अगर x है
तो ये वाला क्या होगा 2x होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि परिकेंद्र पर बना कोण, परिकेंद्र पर बना कोण, ठीक है, शीर्ष पर बने कोण कैसा होता है, 2 गुना होता है। अगर शीर्ष पर 100 बनेगा तो केंद्र पर कितना बनेगा, 200 बनेगा। अगर यहाँ पर 50 बन गया तो गलती से यहाँ पर 50 बन गया तो यहाँ कितना होगा, 100 बनना पड़ेगा। याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। अगर परिकेंद्र पर अगर कोण बना तो शीर्ष पर बने कोण का 2 गुना होगा। अगर ऊपर 40 बना, शीर्ष पर 40 बना तो नीचे कितना बनेगा, 80 बनेगा। अगर यहाँ पर 40 बन गया तो यहाँ कितना बनेगा, 80 बनेगा। 30 बनेगा तो 60 बनेगा, ठीक है। आइए इसके बाद समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र सारे के सारे एक पॉइंट में होते हैं, मतलब माध्यिका वगैरह सारे सारे क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। लेकिन याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज में संरेख होते हैं सारे के सारे, विषमबाहु त्रिभुज में असंरेख होते हैं सारे के सारे, ठीक है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए अगर हम परिकेंद्र की बात करें तो समबाहु त्रिभुज में तो परिकेंद्र मध्य बिंदु पर बनेगा, ये बता दी हमने बात। लेकिन समकोण त्रिभुज में क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, इस प्रकार से फिगर बनेगा। न्यून कोण त्रिभुज में ऐसे ही बना है ये वाला, ये न्यून कोण त्रिभुज में फिगर बनेगा। अगर हम समकोण त्रिभुज में देखें तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कैसा बनेगा, आइए दिखा देते हैं। अगर हम समकोण त्रिभुज में देखें परिकेंद्र तो ये बना, देखिए परिकेंद्र, ठीक है, ये बना है परिकेंद्र, ये होता है, ठीक है, ये होता है परिकेंद्र, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये अगर हम इस पर लंब डाल दें तो इस पर अगर हम लंब डाल दें तो कर्ण वाली भुजा पर लंब डालेगा, कर्ण को 2 बराबर भागों में बांटेगा, नहीं बांटेगा, बिल्कुल बांटेगा बाबू, ठीक है, बिल्कुल बांटेगा। और कर्ण को 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है, 2 बराबर भागों में ही बांटेगा। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम समकोण में परिकेंद्र निकालें तो सामने वाली भुजा अर्थात कर्ण पर परिकेंद्र डालेगा, ठीक है। अगर हम अधिक कोण के लिए निकालें तो अधिक कोण का त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा। और अधिक कोण का परिकेंद्र कहाँ बनेगा बताइए, तो अधिक कोण का परिकेंद्र आपका अधिक कोण के सामने वाली, अधिक कोण के ठीक सामने, मतलब अगर ये अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण है आपका, तो यहाँ पर परिकेंद्र बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, परिकेंद्र बनेगा, ये बनेगा बाबू परिकेंद्र। आपको स्पष्ट रूप से फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है, आपको स्पष्ट रूप से फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। अगर अधिक कोण त्रिभुज में आपका फिगर ये बना है तो अधिक कोण के ठीक सामने परिकेंद्र बन जाएगा। हमने छहों की छहों प्रॉपर्टी बता दी हैं। समबाहु में कहाँ बनता है, समद्विबाहु में कहाँ बनता है, विषमबाहु में कहाँ बनता है, न्यून कोण में कहाँ बनता है, समकोण में कहाँ बनता है, अधिक कोण में कहाँ बनता है। अब अगर हम परिवृत्त की बात करें तो देखिएगा परिवृत्त कहाँ बनेगा, तो शीर्ष से अगर हम वृत्त को घेर दें, अगर हम त्रिभुज के शीर्ष से वृत्त को घेर दें, अगर हम ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा वृत्त जो वृत्त के शीर्षों को स्पर्श करे, त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करे वृत्त कोई, तो वह वृत्त क्या कहलाता है, परिवृत्त कहलाता है, ठीक है। आइए दिखा देते हैं, देखिएगा इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। आइए इस प्रकार से कुछ फिगर बनेगा परिकेंद्र का, ठीक है। इधर देखिएगा, अगर ये वाला देखिएगा, इस प्रकार से अगर वृत्त बन गया, तो देखिएगा इस प्रकार से अगर वृत्त बनेगा तो इस प्रकार बनेगा ये फिगर, ये इस प्रकार से बन जाएगा फिगर, ठीक है। ये आपको फिर दिख रहा होगा। तो शीर्ष से ही तो हुए बाबू, ये वाले शीर्ष हुए, और जब ये शीर्ष हैं तो शीर्षों को स्पर्श कर रहा है, वृत्त की नहीं कर रहा है। और जब वृत्त शीर्षों को स्पर्श करे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा आप, वह आकृति क्या कहलाएगी, परिवृत्त की आकृति कहलाएगी। वो बात क्या कहलाएगी, परिवृत्त की आकृति कहलाएगी। तो परिवृत्त क्या बनेगा, जब आप शीर्षों को स्पर्श करा दें तो परिवृत्त का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, आइए अगर हम परिवृत्त की त्रिज्या निकालें, तो तीनों भुजाओं का योग बटे 4 गुणा भुजाओं का गुणनफल, ठीक है। तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणा त्रिभुज के क्षेत्रफल, माफ करिएगा। देखिए परिकेंद्र त्रिज्या क्या होती है, परित्रिज्या की बात करें तो हमने क्या बताया है, तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। 4 बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिएगा क्या होगा, आइए तो हम कहेंगे भुजाओं का गुणनफल
भुजाओं का, या लिख सकते हैं तीनों भुजाओं का गुणनफल, तीनों भुजाओं का गुणनफल, तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 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 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार से आपका परित्रिज्या निकलेगी। ठीक है, इस प्रकार से आपकी परित्रिज्या निकलेगी, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगर हम परित्रिज्या की बात करें तो परित्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम अंतः त्रिज्या की बात, अंतः त्रिज्या की निकालें तो बताइए बाबू अंतः त्रिज्या क्या होता है, ये बताया ना हम। ठीक है, अब ये बताया अंतः त्रिज्या कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सारी बात ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार हमने अगर परित्रिज्या निकाली तो परित्रिज्या आपकी लिखा हुआ है आपका। अगर हम परित्रिज्या की बात करें तो तीनों भुजाओं का गुणनफल, तीनों भुजाओं का गुणनफल, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणा भुजाओं का, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात समझ में आई? आइएगा, अगर हम समबाहु त्रिभुज में बात करें, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है तो देखिएगा, अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या में अनुपात कितने का होता है? 1:2 का होता है। तो लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इन रेडियस। अगर हम अंतः त्रिज्या को r से, स्मॉल r से दिखा दें और परित्रिज्या को कैपिटल R से दिखा दें तो इन रेडियस और आउट रेडियस, अंतः त्रिज्या अनुपात बाह्य त्रिज्या या परित्रिज्या, बाह्य त्रिज्या को परित्रिज्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, अंतः त्रिज्या को हमने स्मॉल r से दिखा दिया और परित्रिज्या को कैपिटल R से दिखा दें तो क्या होगा इनका अनुपात? इनका अनुपात होगा 1:2 का अनुपात, 1:2 का अनुपात। बात समझ में आई? अगर हम अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अनुपात परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा? 1:4 का अनुपात बटेगा। याद रखिएगा, कितने का अनुपात बटेगा? 1:4 का अनुपात में बढ़ जाएगा। आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, आपको पूरा फिगर दिख रहा होगा इस प्रकार से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बता दीजिएगा एक बार। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर हम, ये तो आपका बना किसमें? ये आपका बना न्यून कोण में। अगर हम समकोण की बात करें, देखिएगा समकोण पर जो बनेगा वो समकोण पर अगर परिकेंद्र बन गया या परिवृत्त बन गया तो याद रखिएगा परित्रिज्या क्या कहलाएगी उसकी? समकोण की। तो समकोण की परित्रिज्या, समकोण की परित्रिज्या कर्ण का आधा होगा। ठीक है, अगर हम कर्ण क्यों बनता है कर्ण पर, देखिएगा इस प्रकार से बनेगा। अगर हम इस प्रकार से फिगर दिखाएं आपको तो बाबू देखिएगा इस प्रकार से बनेगा आपका समकोण का। देखिए ये बना समकोण आपका। ठीक है, ये बना आपका समकोण। और जब समकोण है, हमने थोड़ा फिगर इस प्रकार से बना दिया तो देखिए अगर हम यहां से देखें, उठाएं अगर ये वाला इस प्रकार से, और अगर इस प्रकार से मिला दें इसको हम, ठीक है, इस प्रकार से अगर मिला दें इस भांति तो देखिएगा अगर ये क्या है? ये वृत्त का केंद्र है। तो बताइए बाबू, ये बताइए ये क्या है आपका? व्यास। ये व्यास का काम करेगा। और जब ये व्यास का काम करेगा तो व्यास का काम करने के साथ साथ ये समकोण का कर्ण भी है, समकोण त्रिभुज का कर्ण भी है। तो आप कहेंगे यहाँ 2 फैक्ट निकल के आते हैं। अगर हम इसकी त्रिज्या निकालें तो व्यास की त्रिज्या तो होती है, और जब त्रिज्या निकालेंगे तो वृत्त के शीर्ष से होकर वृत्त जा रहा है। तो देखिएगा जब वृत्त त्रिभुज के शीर्ष से होकर जा रहा है तो जब त्रिभुज के शीर्ष से होकर जाए तो आप बोलेंगे वो परित्रिज्या है। और परित्रिज्या समकोण कर्ण की आधी होती है। याद रखिए, नोट कर लीजिएगा, परित्रिज्या समकोण त्रिभुज में कर्ण की त्रिज्या क्या होगी? कर्ण भुजा की आधी हो जाएगी। और व्यास क्या होगा? समकोण त्रिभुज में जो परित्रिज्या का व्यास होगा वो क्या होगा? समकोण कर्ण हो जाएगा, समकोण का कर्ण हो जाएगा। ठीक है, यानी समकोण की लंबी भुजा हो जाएगी। बात समझ में आई? अगर हम इसको फिगर दिखा दें इस प्रकार से, आइए ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए इसके बाद क्या है? इसके बाद आगे हम देखें, लास्ट चीज बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट चीज बता रहे हैं। देखिएगा अगर हम इस प्रकार से फिगर बना दें, देखिए अगर हम इस प्रकार से कुछ फिगर बना दें, इस प्रकार से कुछ फिगर बना दें, आइए, ठीक, ये आपका वृत्त बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक ये पूरा सोलह आप बोलेंगे परिवृत्त बना हुआ है, और परिवृत्त के साथ साथ एक अंतःवृत्त भी बना हुआ है। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त के अनुपात क्या होगा? तो देखिएगा अंतःवृत्त और परिवृत्त का अनुपात 1:3 अनुपात होगा। आपको दिख रहा होगा, अगर शीर्ष से स्पर्श करे वृत्त तो वो परिवृत्त का निर्माण करेगा, अगर त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करे वृत्त
तो वो अंतःवृत्त का निर्माण करेगा। तो बताइए बाबू, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है, स्पष्ट रूप से फिगर में दिख रहा होगा क्या है ये, अंतःवृत्त और परवृत्त दोनों का दोनों निर्माण हो रहा है। तो इनका अनुपात पूछा है नाम ने। आइए देखेंगे अंतःवृत्त अनुपात, या हम छायांकित भाग का निकालें, ठीक है। आइए अगर हम छायांकित भाग का निकालें और खाली भाग का निकालें, खाली भाग कौन सा, ये वाला पूरा एरिया खाली भाग का है। तो देखिएगा छायांकित भाग अनुपात, ये कह सकते हैं भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, अनुपात खाली भाग का क्षेत्रफल, खाली भाग का क्षेत्रफल। अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा, 1:3 का अनुपात में बटेगा। कितने में अनुपात बटेगा, 1:3 का अनुपात बटेगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सारी बातें हो गई हैं आपकी आज, ठीक है। जो सारी बातें हो गई हैं वो आपको नोट करिएगा और पढ़ाई करिएगा अच्छे से, ठीक है ना। और ईश्वर पर आप थोड़ा विश्वास रखिएगा, ठीक है। ईश्वर से विश्वास से मुझे अच्छा सा एक थोड़ा कथन याद आया है जो हम बता रहे हैं अभी हाल हम, ठीक है। आइए ठीक है, तो देखिएगा, मैं कुछ बता रहा था, हाँ, एक कथन याद आया है कि क्या कहते हैं आप उसे, एक लखनऊ में तो एक कथा चल रही थी, राम कथा चल रही थी, ठीक है, बापू जी के माध्यम से, ठीक, आप जानते होंगे, बापू मैं नाम बोल दिया है तो बापू का नाम समझ गए होंगे। तो वहाँ पर कथा चल रही थी बहुत अच्छे से, और जब आपने कथा में सुना होगा, राम कथा में, कि जब नल और नील के द्वारा जब समुद्र पर पुल बांधा जा रहा था, तो उसमें आप देखा होगा कि नल और नील ने पत्थर पर राम लिखा, ठीक है, और राम लिखते ही अगर पानी में छोड़ दिए पत्थर तो पानी में पत्थर तैर उठता था। और जब ये बात लंका के निवासियों को पता चली तो लंका के निवासियों में हाहाकार मच गया। बोले कि जो हमारे ऊपर जो शत्रु हमें आक्रमण करना चाहता है वो तो बहुत शक्तिशाली मायावी है। जब ये बात लंका के राजा को पता चली, रावण को पता चली, तो रावण ने कहा चलो हमें दिखाते हैं, अपनी कलाएं भी दिखाते हैं। तो रावण गया, रावण ने अपना पत्थर उठाया, पत्थर में रावण लिखा, और जैसे ही पत्थर छोड़ा वो भी तैर उठा। सारी जनता, सारी प्रजा लंका की बहुत प्रसन्न हुई और बोले कि वाह वाह, हमारे राजा में भी कला आती है, ये बहुत शक्तियां हमारे राजा में, हमारा राजा भी विद्वान है। तो सभी के सभी, ठीक है, सभी के सभी हम बोल दें, सभी के सभी प्रजा क्या हो गई, सो गई। बोले कि हमारे राजा को भी आती है। तो उस रात में जब मंदरी ने शयन कक्ष में पूछा कि हे प्राणनाथ, हे नाथ, आपको ये कला तो आती नहीं कि पानी में पत्थर आप तैरा सके, तो आपने किया तो क्या। तो रावण ने कहा, मंदरी, हे प्रियतम, जब मैंने रावण लिखा पत्थर में और पत्थर को छोड़ते ही मैंने कहा आपको प्रभु राम की सौगंध अगर डूब गया तो, ठीक है। तो इस प्रकार से आस्था बनाए रखिएगा, ठीक है। जब हमारे प्रभु राम में इतनी शक्ति है तो आप में क्यों नहीं, आप उनके प्रति आस्था बनाए रखिएगा, पढ़िएगा, लॉकडाउन का पूरा लाभ उठाइएगा, ठीक है। और अपने पास पड़ोस को स्वच्छ और साफ रखिएगा, क्वारंटीन करिएगा, अधिक से अधिक, जितने जल्दी से जल्दी आपको क्या होगा, मुक्ति मिल जाएगी कोरोना से, ठीक है। और मैं अब नित्य आपकी कक्षाएं संचालित होंगी, एक दिन का थोड़ा गैप हो गया था कल का, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए तो चलते हैं, ठीक है, अनंत शुभकामना के साथ, और हम आपसे विदा लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। द स्पीड कोचिंग संस्थान आपके सदैव तत्पर रहेगा। द स्पीड कोचिंग हमेशा और हमेशा आपके साथ रहेगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद तुरंत बाद आपका नया बैच प्रारंभ हो जाएगा लेखपाल का, ठीक है, क्योंकि तुरंत बाद लेखपाल की वैकेंसी आनी है, यूपीएससी आनी है। और शिक्षक भर्ती में जो चयनित आपके शिक्षकगण हैं उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हैं, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम कहते हैं इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें, वैकेंसियों की पूर्ति करें, सभी जगह पूर्ति करें ताकि रोजगार आपका कम है, ठीक है। बेरोजगार कम है, रोजगार नहीं, बेरोजगारी कमी हो, ठीक है ना। आइए चलते हैं, कल मिलते हैं, इसी के साथ विदा लेते हैं, अनंत शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।